दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधान, उसकी कठिनाइयों और उसके उपाय के बारे में चर्चा की थी। आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो इंश्योरेंस के बारे में है। इंश्योरेंस, जैसा आप जानते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक इंश्योरेंस जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जीवन बीमा। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो आपके सामानों का, आपकी चीज़ों का, वस्तुओं का बीमा होता है। और तीसरा मेडिक्लेम, यानी आपके स्वास्थ्य का बीमा होता है। बीमा क्षेत्र में पहले केवल लाइफ इंश्योरेंस था, और जनरल इंश्योरेंस के बारे में जो सामान का बीमा होता है, कुल 5 राष्ट्रीय कंपनियां थी जो भारत सरकार के अधीन थी। जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, अनेक व्यवसायी, बड़े प्रतिष्ठान बीमा सेक्टर में उनको लाइसेंस मिला है, और आज सैकड़ों प्रतिष्ठान, सैकड़ों कंपनियां बीमा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है, जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों द्वारा बीमा कंपनियां ठगी कर रही हैं या उनके एजेंट ठगी कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। आज मैं केवल लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के बारे में अपनी बात रखूंगा, और अगले एपिसोड में मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, लाइफ इंश्योरेंस में जो मुख्य बातें आपको ध्यान देने की हैं कि एजेंट के ऊपर, जो आपका बीमा करता है एजेंट, उसके ऊपर आप पूरा विश्वास न करें। जो टेबल और प्लान, यानी जितने धनराशि का वो बीमा कर रहा है और उसकी अवधि क्या है, इसके बारे में उसके पास एक किताब होती है। उस किताब में भी उस प्लान के बारे में और उनके नियमों के बारे में अवश्य देख लें और पढ़ लें। दूसरी बात आती है कि जब फॉर्म एजेंट भरता है, प्रायः जो इंश्योर्ड है, यानी जिसका बीमा हो रहा है, वो फॉर्म नहीं भरता है, एजेंट ही फॉर्म भरता है। और एजेंट फॉर्म भरते समय कुछ या तो चालाकी या भूल, आप दोनों कह सकते हैं, वो करता है, और जिससे बाद में कोई संकट आने पर, कोई विषम परिस्थिति आने पर आपके भुगतान में बीमा कंपनियां रोक लगाती हैं और नो क्लेम करती हैं। सबसे बड़ी सावधानी फॉर्म भरते समय ये होना चाहिए कि अनेक प्रश्न और उत्तर आपको देने रहते हैं फॉर्म में। खास तौर से 2 बिंदुओं पर बीमा कंपनियां क्लेम खारिज करती हैं। पहली बात, फॉर्म में आपके स्वास्थ्य के बारे में डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को एजेंट ने जो भी भरा हो, लेकिन उसको आप जरूर चेक कर लें कि एजेंट ने इन प्रश्नों पर, आपके स्वास्थ्य के प्रश्नों पर क्या लिखा है, कि आप कभी अस्पताल में भर्ती हुए, आपको क्या फला बीमारी है। ये इसी प्रकार के 8-10 सवाल, प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में देना रहता है। तो आप ये सावधानी बरतें कि जो सवाल हैं उनके उत्तर ठीक से लिखें। अगर गंभीर बीमारी है, वो आप अपना बीमा कराते हैं, वो छुपाते हैं, और बाद में डेथ होने पर या कोई
दुर्घटना होने पर जब आप क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो बीमा कंपनियां जब अपने सर्वेयर से सर्वे कराती हैं तो व्यापक छानबीन के तहत अगर उनको ये पता मिल गया कि आपको गंभीर बीमारी थी, आप इसके पहले अस्पताल में भर्ती थे, उस तथ्य को छिपाया है, तो यही पर्याप्त आधार होता है बीमा क्लेम खारिज करने का। इसलिए आप इन प्रश्नों के बारे में विशेष सावधानी बरतें। दूसरा जिनके कारण पर खारिज होता है क्लेम, वो है एज संबंधी तथ्यों का छिपाया जाना। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें एजेंट, मान लीजिए सपोज जिसका आप बीमा कर रहे हैं वो गृहिणी है, पढ़ी लिखी नहीं है या कम पढ़ी लिखी है, उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है। एजेंट लोग एज प्रूफ के लिए फर्जी रूप से आपकी कोई स्कूल की टीसी या सर्टिफिकेट ये लगा के और एज प्रूफ उसमें दाखिल कर देते हैं। इसलिए अपने एज के बारे में कतई आप वो तथ्य न छिपावें और जो असल एज है, जो सही उम्र है, उसी का प्रमाण लगावें। क्योंकि एज का कोई एज ज़्यादा है या कम है उससे केवल प्लान में परिवर्तन होता है, लेकिन आपको जो राशि मिलने वाली है या जो रिस्क कवर होने वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एज के बारे में सावधानी बरतें। मेरे सामने कई ऐसे केस आए हैं जिसमें एजेंट ने गंभीर तथ्य छिपाया, बाद में बीमा कंपनी ने नो क्लेम किया और वो कंज्यूमर फोरम में या अन्य किसी अदालत में दावा दायर करने पर कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। एजेंटों ने भी बदमाशी किया फॉर्म भरते समय कि एज प्रूफ में फर्जी टीसी या ये लगाया, तो जब मान लीजिए सपोज सडन कोई वारदात हो गई, डेथ हो गई, तब बीमा कंपनियों के सर्वेयर ने जो जांच की और स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर जब उन्होंने स्कूल में जांच किया तो पता लगा कि वहाँ पर इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं था। इसलिए वो स्कूल सर्टिफिकेट जो एज प्रूफ के रूप में प्रयोग की जाती थी वो फर्जी निकली और बीमा कंपनियों ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो आप किसी भी सूरत में अगर कंज्यूमर फोरम में शिकायत करते हैं तो आप कोई रिलीफ नहीं पाएंगे। ये ख़ास तौर से आपको देखना चाहिए। ये दूसरा ये है, अभी तमाम लोगों को नहीं मालूम है कि जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने जीवन का, तो लाइफ इंश्योरेंस में डबल रिस्क कवर यानी एक्सीडेंटल कवर भी रहता है, एक्सीडेंट कवर भी रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने 1 लाख का बीमा कराया है और 1 लाख का बीमा में रिस्क कवर के लिए एक्सीडेंटल कवर भी है, तो बीमा कंपनियां 1 या 2 रुपया प्रीमियम के अलावा लेती हैं, जोड़ती हैं। उसका लाभ ये होता है कि अगर कैजुअली कोई दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो जितना आपका मूल बीमा है, मूल बीमे का 2 गुना लाभ मृतक के वारिसों को मिलना चाहिए। इसको डबल एक्सीडेंट पॉलिसी कहते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी कहते हैं। इसमें केवल एक सावधानी आपको बरतनी है कि आप सही तथ्य लिखें। बहुधा ये मर्डर के मामले में हमने जो पाया अपने अनुभव के दौरान कि बीमा कंपनी, जैसे लाइफ इंश्योर व्यक्ति है और सपोज ऑल ऑफ सडन किसी ने गोली मार दिया, उसका मर्डर हो गया, तो बीमा कंपनियां कह के खारिज कर देती हैं क्लेम कि मर्डर एक्सीडेंट नहीं है।
और आपको डबल जो फ़ायदा मिलता है, एक्सीडेंटल कवरेज जो आपको मिलना चाहिए, वो बीमा कंपनियां नहीं देती, केवल मूल धनराशि इंश्योरेंस की वो देती हैं। यहाँ मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कमीशन ने भी ये वर्डिक्ट दिया है, ये निर्णय दिया है कि मर्डर भी एक्सीडेंट माना जाएगा, और ऐसे मामलों में जिसमें बीमा कंपनियों ने लाइफ इंश्योरेंस के तहत एक्सीडेंटल पॉलिसी को उन्होंने निरस्त किया था, अदालतों ने माना कि नहीं, क्लेम मिलना चाहिए और मूल बीमा का दूना का भुगतान अदालतों ने दिलवाया। ये कुछ कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपसे भी अंत में अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठावें। जो हमारे अनुभव है या जो नियम हमने बताए हैं, आप अपने व्यूज़ रखें। आप इन कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जाएं तो हमारा फ़ोन नंबर लिखा है। अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या इंश्योरेंस के बारे में या किसी भी प्रश्न के बारे में है, तो आप हमारे मोबाइल से आप कभी भी कॉल करके अपनी समस्या और निदान हमसे ले सकते हैं। मैं आज का एपिसोड यही, अंत में फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसका उपाय हम आपको बताएंगे। कोई संकोच नहीं है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।